तो 5 कारखाने या 6 कारखाने की अगर हमने जिक्र की, ये बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, आपने इनको रिवाइव करने के लिए अपने टेन्योर क्यों नहीं जेके सीमेंट से, अगर वहाँ पे नए प्लांट लग रहे हैं तो जेके सीमेंट क्यों ठप पड़ा? एक मेरी कोई नहीं, मैंने फिर पार्लियामेंट में बयान दे दिया कि 60% डिक्लाइन हो गया। किस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पांपोर टाउन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर मंजूर, आपकी खिदमत में हाजिर। इलेक्शन का बिगुल बजने के साथ ही जो सियासी हलचल है वो वादी में देखने को मिल रही है, जहां इंतखाबी अमल शुरू होने के साथ साथ कई जो कंटेस्टेंट हैं वो मैदान में आ चुके हैं। वहीं जो यहाँ की सियासी जमातें हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई के लिए आ चुके हैं। तो इसी बीच हमारे साथ आज मौजूद हैं एक्स MP रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैंडेट मिला है हल्के इंतखाब पांपोर से लड़ने के लिए। तो आज हमारे बीच ये मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे कि क्या मंशूर है इनका, क्या ये लोगों के लिए करना चाहते हैं और उन्होंने एज MP आज तक क्या किया है वो भी जानेंगे। और कुछ हमारे सवालत जो हैं, अपने भी सवालत हैं, आवाम के सवालत हैं, उनके जवाबात भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हमारे साथ आज पहली बार बात कर रहे हैं जी क्योंकि आप MP रहे, 5 साल आप बाहर ही रहे, हमें भी मौका नहीं मिला। आप कभी आते थे तो हमारे साथ गुफ्तगू नहीं हो पाती थी, तो आज पहली बार बात हो रही है, तो इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ सवालात हैं वो हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है खातिर खा जवाब मिलेगा। तो फिलहाल जो अभी जो सियासी हलचल हो रही है, पहले इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने आवाम से, और जो आपका NC का मंशूर है उस हवाले से क्या पैगाम है? देखिए, जैसे आवाम वाकिफ़ हैं कि ये इलेक्शन हमारा है 10 साल के बाद आ रहे हैं, तो 10 साल तक हमें एक अफसरशाही के हवाले किया गया और 10 साल तक हमारी कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं हुई, कोई नुमाइंदा असम्बली थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि 5 अगस्त 2019 को जो हम पर एक असॉल्ट किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गैर मौसर किया गया, हमारा तशक्कुस से हमें महरूम किया गया और बिरहना किया गया सारे हुकूक से, जो भी एक इंतहानी हुई थी, दी गई थी, जिन पर हमने एक साथ जोड़ा था। तो उसके बाद जो ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन की इसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत है, क्योंकि इस इलेक्शन में 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार आवाम को ये मौका मिला कि वो उस 5 अगस्त 2019 के जो फैसले उनके बारे में अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। अब आप जानते हैं कि कदगन लगती रही, आप भी नहीं बात कर पाते रहे, हम भी बात नहीं कर सके और आवाम भी अपना जो एहतजाज है वो दर्ज नहीं कर पाए, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो कवानीन हैं उन कवानीन का तहत जो कार्रवाई होती रही, जहाँ भी ज़बान खोली गई, जहाँ पर भी कोई कहा गया, एहतजाज दर्ज किया गया सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया के ज़रिए या सड़क पर, तो अब ये इसके बाद वो नामुमकिन सा बन गया, जो कदगन लग गई नामुमकिन सा बन गया आवाम के लिए अपनी बात रखना और उसके बारे में अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना, जो गैर आईनी तरीके से, गैर यकतरफा तौर पर हमारे हुकूक छीने गए। क्या ये आवाम के लिए मुश्किल था बात करना या एज MP आपके लिए हर एक? नहीं, एज MP तो हम तो करते रहे, लेकिन लोगों का ये कहना है, खासकर इलाके पांपोर की अगर बात करें तो लोगों का ये कहना है जब 370 रिवोक किया गया उस टाइम जस्टिस हसनैन मसूदी मेंबर पार्लियामेंट थे और इन्होंने इसके हक में कोई आवाज़ बुलंद नहीं, बिल्कुल जो भी मौका मिलता रहा पहले दिन से। देखिए, इसकी जो आइडियोलॉजिकल बेसिस थी जो BJP ने बनाई थी कि ये हमारा एजेंडा था, हमारे सबसे बड़े लीडर का एजेंडा था, तो मैंने कहा कि ये एक सियाह तरीन दिन है हमारे रिलेशंस में। अगर आप देखेंगे, आप रिप्ले करेंगे, जो मेरी तकरीर रही पहली तकरीर, ये सियाह तरीन दिन है, ये एक बिट्रेयल है और बिट्रेयल है जो आप इसको एक आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स दे रहे हैं, आइडियोलॉजिकल बेसिस दे रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिया, मैंने उसी पर सवाल उठाया कि वो तो उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मौजूद थे, बल्कि वो नेहरू काबीना में मौजूद थे, जिस नेहरू काबीना के होते हुए 370 आईन का हिस्सा बना। और जब मैंने कहा कि क्या उन्होंने कोई एतराज़ उठाया था,
370 को आइन में शामिल करने पर वो नेहरू काबीना में शामिल थे क्या, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मौजूद थे क्या? उन्होंने जिसको आप कह रहे हैं कि उनका ख्वाब था, क्या उन्होंने उसके बारे में कोई आवाज़ उठाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने कोई तरमीम लाई थी? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया था? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मुतफ़िक़ तौर पर जो नवंबर 1949 में जब ये हिस्सा बना आइन का, 306 के बदले अब 370 बना, तो मैंने पहले उनकी जो आइडियोलॉजिकल जो बेसिस उस पर सवाल उठाया और ये कहा कि मैंने कहा कि ये सारा आप आइन को रोंद कर रहे हैं। आवाज़ उठाई गई। अब ये बात है कि देखिए, एक जो पार्लियामान है मुल्क का 543 मेंबरान हैं। 543 मेंबरान में जिस भी मौजू पर बहस होती है, इस पर हमारी आज़ादी नहीं होती है कि हम कितनी देर तक अपनी तकरीर करें, अपनी बात कहें। ये सीमित होता है कि 543 से अगर 600 मिनट की बहस है, 600 मिनट डिबेट है, तो 600 मिनट को 543 से तकसीम करके हर मेंबर का 1 मिनट आता है, सवा मिनट। तो हमारा चूँकि 3 मेंबरान थे, हम 3 मेंबरान को मिल मिला के 5 मिनट थे और मुझे इन्हीं 5 मिनट में समेटनी होती थी अपनी बहस सारी। मैंने जो भी मौका मिला, जब भी सदर जमहूरियत का खिताब हुआ, उस पर जो शुक्रिया की तहरीक थी, हमेशा मैंने किया। लेकिन अब आवाम को ये जो ज़ाब्ते हैं, उस ज़ाब्ते में हमें 5 मिनट का वक्त था और उस 5 मिनट में मैंने बिल्कुल मुफस्सल तरीके से जितना मुमकिन था मैंने कहा, मैंने ये बात रख ली कि आइन को रोंद कर किया जा रहा है, इसमें कोई आइनी जवाज़ नहीं है और आइन ने जो 370 को एब्रोगेट करने का जो तरीका बताया उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। और जो आर्टिकल 3 है आइन का, उसके तहत पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी स्टेट को डाउनग्रेड करे, उसके हिस्से करे। हर हमेशा मैंने बात कही, ये तो एक तासुर है। अगर बहुत आपकी पार्टी के लिए 370 वापस लाएंगे, को भी वापस लाएंगे। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, जो 5 अगस्त को फैसला किया गया था पार्लियामेंट में, वो आइनी तरीके से लिया गया। नहीं कहा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जी नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं था कि ये किया जाए या नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कलअदम करार दिया उस तरीके कार को, जिस तरीके कार को अपनाया गया, क्योंकि 367A में तरमीम की गई और इंटरप्रिटेशन क्लास को यूज़ किया गया, इस्तेमाल उसका किया गया सब्सटेंटिव चेंज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तरीके का आपके पास ये रास्ता नहीं था जो आपने इख्तियार किया और अल्ट्रा वायरस करार दिया उस कानून को। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहीं और कहा कि किस तरीके से आप कर सकते थे, वो अलग बात है। लेकिन जो हमारे दलाइल थे, जो हमारा मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, मेरी पहली पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त 2019 के बाद पहली पिटीशन मैंने दायर की 1037, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने जो दायर की दिल्ली में रखे, क्योंकि हमारी सारी क़यादत उस वक्त नज़रबंद थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हमने हमारी दलील थी, ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील ये थी कि आप पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट के 2 हिस्से करे या स्टेट को डाउनग्रेड करे। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट पर इस पर बहस आई, क्योंकि मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, हमारे कायद भी मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ अटॉर्नी जनरल ने ये बयान दिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, कि चूँकि हमने पहले ही वादा किया है कि हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, तो लिहाजा इस पर बहस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई माहौल जो है, जो हमने वादा किया, उसमें ये तकाजा नहीं करता। क्या आपको लगता है अब वापस आएगा? क्यों नहीं आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्फ्रेंस ली है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान पर, सॉलिसिटर जनरल की इस बयान पर कि हमने पहले ही वादा किया हुआ कि हम स्टेट बहाल करेंगे, तो इसलिए इस पर बहस को मौखर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 370 दफन हो चुका है। देखिए जी, कई बातें मर्जी सरकार कहती है। क्या वो बोडोलैंड की मुखालफत नहीं करती थी? क्या वो ये नहीं कहती कि मणिपुर का ILP नहीं मिलना चाहिए? आप ये देखिए, जो आपके जो नाजरीन है वो भी जाने कि 7 रियासतों में, उसमें अरुणाचल प्रदेश में, जब मैंने लॉ मिनिस्टर से कहा कि आपके अरुणाचल प्रदेश में ILP है, क्या आप चाहेंगे कि ILP इसके जो है इंटीग्रेशन के वजह से आप वो सरेंडर करें? उसने कहा नहीं। देखिए, ILP का मतलब है इनर लाइन परमिट। मैं मणिपुर नहीं जा सकता हूँ, मैं अरुणाचल नहीं जा सकता हूँ, आप नागालैंड नहीं जा सकते, आप जब तक कि आपके पास एक परमिट हो, एक वीज़ा हो जैसा हो, और आप उससे ज़्यादा अयाम तक वहाँ नहीं ठहर सकते जो उस परमिट में लिखे हो। अच्छा, तो जनाब, जब वो और ये उसी तरह अब 2020 में हमारे वज़ीर दाखिला गए मणिपुर और कहा कि मैं उपहार लाया, तोहफा लाया हूँ आपको वज़ीर आज़म का, क्योंकि वहाँ पर बड़े अरसे से इसके लिए तहरीक चल रही थी, बोडोलैंड की तहरीक चल रही थी। पहले उनको ज़बरदस्ती उनको दबाया गया, फिर कहा गया, फिर बात हुई और आज बोडो टेरिटरी बनाएगी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। बात ये जहादी मुसलसल की बात होती है, ये कोई एक दिन की जहाद की बात नहीं है, एक दिन की जहाद की बात नहीं है। ये
ये ज़्यादा मुसलसल है। और हमारी पार्टी का ये उसको ये इम्तियाज़ हासिल है कि हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया जनाब, उसमें पहला जो है पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, उसमें पहला ये वादा है कि हम जो 370 और 335A की जो है उसकी वापसी के लिए काम करें। ये हमारा सियासी मौक़िफ़ होगा। और दूसरी बात कि हमारा बेस लाइन ये होगा, हमारा बेस लाइन होगा कि जो ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन बनाया हुआ, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी की पहले आप बात करते थे, आज फिर से 370 और 35 सामने आ गया। क्या ऑटोनॉमी तब तक नहीं, जब तक ऑटोनॉमी के लिए क्यों नहीं? देखिए एनसी को ही इम्तियाज़ है कि उन्होंने एक आईनी एक कानूनी इदारे में इसको पास करवाया। देखिए वो तो हमेशा मौजूद रहेगी, इससे नहीं कि मर्कज़ी सरकार ने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये किसी जमात का कोई मुतालबा नहीं था। ये एक हमारी मुतफ़िक़ तौर पर हमारी असम्बली का पाया जो पास किया हुआ एक रेजोल्यूशन है कि हमें क्या इस मामले के जो दाखिली जम्मू कश्मीर मसले के जो दाखिली मामले हैं, जो दाखिली पहलू है, इंटरनल डायमेंशंस हैं, वो ऑटोनॉमी से हल हो सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनॉमी मुस्तकम कर रहे हैं, अगर आप बोडो टेरिटरी बना रहे हैं, जहाँ आसाम का चीफ मिनिस्टर भी ज़मीन नहीं खरीद सकता जनाब, अगर वो बोडो न हो। हालांकि बोडो लैंड आसाम का हिस्सा है, लेकिन वो भी नहीं खरीद सकता। तो जनाब ये जो होती है, जो लोगों का कहना है या मर्कज़ी सरकार कहना है कि वो ख़त्म हो गया, ये बात ही नहीं है। वो बात ख़त्म होने की सियासी जिद्दत मुहित नहीं होती है, इसका अहाता नहीं होता है चंद बरसों पर, चंद महीनों पर। हमारा ये देखिए हमारे लिए ज़रूरी ये था कि हम अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। आइंदा जो हमारी नस्लें हैं उनको मालूम हो कि हमारा मौक़िफ़, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, इस हवाले से अंदरूनी खुदमतकारी के हवाले से, तशख़्ख़ुस के हवाले से, और जो यहाँ के अवाम के जो हुकूक़ हैं ज़मीनों को लेकर, और यहाँ के अवाम के जो हुकूक़ हैं जनाब जो मुलाज़मतों को लेकर, हम उसके बारे में अपना जो हमारा मौक़िफ़ था वो हम वाज़े करना चाहते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल है, कोई इबाहम नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि हमारे मैनिफेस्टो पर तबसरा किया होम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने अपनी बदहमी का इज़हार किया लेकिन हम इस पर बात, क्योंकि हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि एनसी का क्या मौक़िफ़ होगा, कौन सा रेजोल्यूशन आप पास करते हैं, और लोगों के आप अभी वादे कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में, वो आगे चल के कितना काम आएगा। तो फिलहाल आपसे ये जानेंगे कि चूँकि आप एमपी रहे हैं जनूबी कश्मीर से, उस वक्त डिलिमिटेशन नहीं हुई थी, तो आपका एक पूरा बहुत बड़ा इलाका था, आपको सब इलाके को देखना था। अगर अपने आप होम टाउन यानी कि पापोर, इलाके पापोर की बात करें, तो इलाके पापोर में एज एन एमपी मैं आपकी तवज्जो कई बातों की तरफ लेना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इलाके में आपको भी मालूम होगा, हम तो उस वक्त छोटे थे, गवर्नमेंट ज्वाइंटरी मिल यहाँ पे हुआ करती थी, जिसमें तकरीबन 500 से लेके 600 जो वर्कर्स काम करते थे उस वक्त। और उसके बगल में एक शगुन प्लाईवुड इंडस्ट्री भी रहा करती थी, जहाँ पे विनियर यानी कि वो चिनार का जो विनियर उस पर लगता था, चिनार का लगता था, वो भी यहाँ पे पूरी दुनिया में मशहूर था। वहाँ पे भी तकरीबन 400 से लेके 500 वर्कर जो काम करते थे। और उसके साथ साथ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यहाँ पे जो साइड में JKPCC जिसको चला रहा था वायर कट मैकेनिकल ब्रिक प्लांट, आपको भी पता ही होगा कि हम भी जब छोटे थे तो बताया जा रहा था कि यहाँ पे एक ब्रिक्स की एक फैक्ट्री है, वो पॉलिश्ड ब्रिक्स वहाँ पे निकलती थी, तो वो भी ठप पड़ी है। 300 वर्कर तकरीबन उसमें काम करते थे। मैकेनिकल स्टोर डिपार्टमेंट यहाँ पे था, सारा जो गवर्नमेंट का वो था प्रोक्योर वहाँ पे किया जाता था, तकरीबन वहाँ पे भी 200 मुलाजिम काम करते थे। स्टील अथॉरिटी सेल का जो यहाँ पे डिपो था, वहाँ पे GI शीट्स रूफ्स के लिए अवेलेबल रहता था, और तकरीबन 100 से लेकर 150 वर्कर्स वहाँ पे भी मुलाजिम काम करते थे। तो खास, और दूसरी एक बात जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी, अभी वो वहाँ पे थोड़ा उसका ऑफिस काम कर रहा है, लेकिन 500 से लेके 600 वर्कर्स वहाँ पे डायरेक्टली काम करते थे, और इनडायरेक्टली अगर बात करें तकरीबन 1000 लेके 1500 जो घर लेते थे वो काम करते थे, तो वो भी उससे मुतासिर हुए हैं। तो आपसे ये जानेंगे कि इन कारखानों के लिए आपने एज MP अपने टेन्योर में, चूँकि ये बंद ठप पड़े हैं, बहुत सा रोज़गार यहाँ पे मुतासिर हुआ, ये इतने बड़े कारखाने थे, ये पूरी वादी में मशहूर थे, तो 5 कारखाने या 6 कारखाने की अगर हमने जिक्र की, ये बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, आपने इनको रिवाइव करने के लिए अपने टेन्योर में क्यों नहीं इक़दाम उठाए? देखिए पहली बात ये है कि जो मैकेनिकल आप कह रहे हैं कि स्टोर वगैरह की बात है, वो तो जो 5 अगस्त 2019 को या उससे पहले जो हुकूमत थी यहाँ पर, जो फिर यहाँ पर गवर्नर रूल हुआ, उससे पहले वो फैसले किया गया था उसके बारे में, जो साहब हुकूमत थी। लेकिन बात ये है कि जो बाकी आप मामला की जो आप निशानदी कर रहे हैं, इसके बारे में हमेशा मिलता रहा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ जो हमारी पहली बात ये है कि जो
पहले 2 साल हमारी जो यहाँ पर 5 अगस्त का हुआ, तो उसके बाद अब एक लंबा एक लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में जो हमारी सारी रसाई थी सरकार तक, हमारी क़यादत तो आप जानते हैं कि 6 महीने, 1 साल लेकिन उसके बाद करता रहा। कई बार मैंने मुलाकात की यहाँ के लिए, जेके सीमेंट्स के बारे में भी, जेके सीमेंट्स को बंद, वो उसके बारे में हमें हमेशा मिलता रहा, जो भी हमारे अरबाब इख्तियार थे। लेकिन क्या है कि एक मनसूबाबंद तरीके से हमें बेख्तियार किया गया, हमारी जो रोज़गार है उस पर हमला किया गया। हमें वही तो बात है। इसीलिए आपको लगता है तकरीबन 4-5 हज़ार की अगर बात करें जो रोजगार उससे हासिल कर रहे थे इन कारखानों से, जेके सीमेंट से, अगर वहाँ पे नए प्लांट लग रहे हैं तो जेके सीमेंट क्यों पड़ा? नहीं, एक मेरी कुछ एक बात हुई, तकरीबन एक बात हुई कि जो मुलाजमीन वहाँ के थे उनको डिप्यूट किया गया बाकी डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट में, वो 450 का हमने किया, और JKI से भी हुआ। अगर रिवाइव डिपार्टमेंट हो जाए तो डिप्यूट करने की तो बात ही नहीं थी, और रोजगार के देखिए जो जेके सीमेंट्स का मामला कुछ और था, इसमें कुछ पोल्यूशन के लिहाज से भी मामले थे, कुछ इनका अपना जो मिसमैनेजमेंट हुई। लेकिन तकरीबन एक बात हुई, हमने एक बात ये यकीनी बनाई, जो वहाँ की 450 मुलाजमीन है, और 400 मुलाजमीन जो बैठे रहे, उस 400 मुलाजमीन के लिए मैंने कोशिश की एडवाइजर से मिलके, LG से मिलके, कि उनको डिप्लॉय किया जाए, और उनको डिप्लॉय किया गया। तकरीबन उन 450 कुंभों को राहत मिली। और इसी तरह JKI का भी हुआ, तो उसमें भी एक डिप्यूट किया गया बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन अब ये है कि ये देखिए, अब डेपुटेशन तो उनको मिल गई, लेकिन रोजगार डिपार्टमेंट रिवाइव होते अब तो हो जाएंगे ना, तो उसके बाद और रोजगार के बाबा के पापोर में फराम हो जाते। जी वही मैं कहता हूँ ना, एक देखिए एक मजबूरी, एक अप्रोच ये था कि इनको डिसएम्पावर किया जाए कश्मीर को मुख्तलिफ सेक्टर्स में। सैफरान में आप देखिए, सैफरान का मिशन अगर वो ख़त्म ही हो गया, मिशन का नाकाम हुआ। यही नहीं है, फ्रूट इंडस्ट्री में आप देखिए GST कितना ज़्यादा बढ़ाया गया, और यहाँ से बाहर दरामद किया गया। देखिए एक मनसूबाबंद तरीके से जो यहाँ की माशी हालत है वो उसको मुतासर करने के लिए, उसको मफलूज करने की कोशिश हो रही है, वो तो एक मनसूबाबंद। और हमारा तो जो मेरा ये था, देखिए हमारे जो कारी थे, आप जानते हैं कि वो नज़रबंदी रही और बाकी, लेकिन मेरा तो हमेशा से ये कोशिश रही उनको ये कहने की। और पार्लियामेंट में भी अगर आप देखेंगे, सारे देखिए 125 डिबेट्स में मैंने शिरकत की है, जो और उसमें से अक्सर और बेशतर जम्मू कश्मीर के हवाले थे। यहाँ के सेब को हार्टिकल्चर इंडस्ट्री को उसको मफलूज करना, जो GST है उस GST का बढ़ाना पैकेजिंग मटेरियल पर, या जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है उस मामले में की उसको उसमें अड़चने डालना। तो ये अगर आप देखेंगे, रिव्यू करेंगे, सारे मेरे डिबेट जो रहे, मेरी बात रही सैफरान का, और सैफरान क्यों इसको क्यों मैंने ही सवाल पूछा। मैंने डबल क्रॉप हो गया, नहीं मैंने फिर पार्लियामेंट में बयान दे दिया कि 60% डिक्लाइन हो गया। किसकी सवाल पर? मुदस्सिर साहब किसके सवाल? मेरे सवाल पर मैंने कहा कि अब मुझे कहिए क्या असबाब हैं, मेरे कहिए कितना हुआ। और पार्लियामेंट में खुद उन्होंने कहा कि 67%। और इसी तरह जो हर मामले पर मेरा सवाल रहा, हर मामले पर आप देखेंगे मेरी सबसे ज़्यादा अटेंडेंस रही, और सबसे ज़्यादा डिबेट्स में मैंने 5 सालों में आपने सवाल तो पार्लियामेंट में उठा। तो ग्राउंड लेवल पे सैफरन कल्टीवेशन जो हमारी बहुत बैकबोन रही है इलाके पापुर की, तो उसको रिवाइव करने के लिए आपने कौन से इकदाम उठवाए यहाँ पे? क्योंकि जो सैफरन मिशन है वो तो ऑलरेडी फेल हो चुका है। 5 साल में क्या होगा? देखिए बात ये है कि 5 साल में बार बार सरकार की तवज्जो मबजूल कराई कि जो सरकार सैफरन की पैदावार। अब क्या हमारे पास वसीले पार्लियामेंट मेंबर के होते, एक तो मैं एग्रीकल्चर से मिनिस्टर से मिलता रहा, जो अगर सड़कों के हवाले से तो फिर गडकरी से मिलता रहा, जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे। तो बाकी जो इसके हवाले से मैंने कहा कि 80 किलोग्राम टोटल हुआ है, 137 करोड़, 137 करोड़ का ये फैसिलिटी एक बन गई। और आप देखिए इस 37 करोड़ की फैसिलिटी में जो आपके मंसूबे थे वो कहीं चल नहीं रहे। बात ये हुई कि देखिए कई एक इसमें असबाब हैं, जिन असबाब की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि फिर वही बात आती है अफसरशाही की बात, क्योंकि यहाँ पर एक अनअकाउंटेबल जो है वो इंतज़ामिया, और जो जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है वो। और ये दूसरी बात ये कि आज आपके एक सेक्रेटरी हैं, कल वो दूसरी जगह जाएंगे। और तीसरी बात है कि सारी जो सोशल प्लानर्स हैं, जिनको डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, उनका सारा वक्त ज़ाया हो जाता है, सारा वक्त सर्फ होता है इवेंट मैनेजमेंट में। वो इवेंट मैनेजर्स बन गए हैं। तो जनाब ये सारे इसी के इल्ज़ हैं, इसी जो हमारी एक सबसे बड़ी तकलीफ़ हो गई है, और एक यहाँ पर एक ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं रही। तो ये सारे जो है उसी के नताइज हैं। जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स थे उन सेक्टर्स को नज़रअंदाज किया गया, और अफसरशाही के पास वो वक्त नहीं है कि वो इन पर करें। वो इवेंट मैनेजर्स हैं, वो इवेंट्स बना रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स
स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, सपोर्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं और उसको एक नैरेटिव बना रहे हैं, बयानिया बना रहे हैं, नॉर्मल सी नैरेटिव। देखिए सारा हिस्सा एक नॉर्मल सी नैरेटिव का है। आप बिल्डअप कीजिए नॉर्मल सी नैरेटिव, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि फेक है, देखो उस पर तो बरहम हो गई सारी जो मिनिस्टर वहाँ बैठे थे कि ये एक फेक नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने ये सारे जो है उनको इवेंट मैनेजर्स बनाए। और असल मामले जो है जिनसे तकलीफ़ है आवाम को, जैसे आपने जो अपनी निशानदेही की, बड़ी अच्छी तरीके से निशानदेही की, कैसे एक इदारे थे जिन इदारों को मफरूज किया गया। अब वही क्या आप करें। देखिए हमारी सबसे बड़ी शान थी यहाँ का जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो मैं पार्लियामेंट में अक्सर मैंने कहा जब कोविड के खिलाफ हमारी जंग हुई कि क्या कलीदी रोल इन्होंने किया और क्या जिसको, लेकिन उसको अब डिपार्टमेंट बनाया गया। देखिए अब ये एक ही बात नहीं, ये हम पहलो हम पर हमला है, हम पर हमला है, हमारी जो हमारे वसाइल है उन पर हमला, हमारे जो यहाँ पर जो कलीदी हैसियत रखता है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारे मेवा की सनत, उस पर हमला, ज़ाफ़रान पर हमला, ये नहीं, ये सारा एक मनसूबाबंद तरीके से हो रहा है ताकि साहब क्या आप मानते हैं कि लोग यहाँ के जो, चूँकि आप MP रहे जी और इलाके पापुर से ताल्लुक़ रखते हैं जी, तो इलाके पापुर के जो लोग हैं जब आप MP बने उनकी तवक्कात बढ़ गई जी कि हमारे इलाके का MP है, हमारे इलाके के लिए कुछ ना कुछ इन 5 सालों में नया होने वाला है। तो लोगों का ये मानना है कि 5 साल रह के भी मसूदी साहब ने पापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ देखिए ये इस बात को तस्लीम करते? बिल्कुल नहीं, ये डिसइंफॉर्मेशन। अब देखिए हमारे आप देखेंगे MP लैड की बात लीजिए आप, पहले 2 साल कोविड की वजह से, पहले मैं को ये बात कहूँ कि हमारा जो सारा जो ये 5 साल का जो अरसा है, 2 साल तो हमारे लॉकडाउन में चले गए जिसमें हमारी रसाई नहीं हुई, लोगों से मिलना नहीं हुआ, हमारा मूवमेंट नहीं रहा। फिर अभी हम इसे संभल ही पा रहे थे कि उसके बाद कोविड का हमारा मामला दरपेश हुआ, तो इसलिए हमारा जो MP लैड था वो मनसूख हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं सीधे सीधे ये हेल्थ केयर पर लगाऊंगा, कोविड के खिलाफ जंग में लगाऊंगा। तो जो अब हमारा बाकी बचा MP लैड, 17 करोड़ रुपए हम मेरे MP लैड आ गई और 17 करोड़ से मैंने 3.5 करोड़ रुपए, जबकि मुझे 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज लगाना था मुदस्सिर साहब, हर जगह करना था। पहले मैं अब बात करूँगा सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था। मैंने कुलगाम में, शुपिया में, अनंतनाग में, पुलवामा में पहली अपने फंड से पहला सर्व किया कि वेंटिलेटर लगाने का, क्योंकि हमें ये एहसास था कि कोविड का जो सामना है, जो चैलेंज का सामना है, पहले हमें मुस्तकम करना होगा हेल्थ केयर सिस्टम के साथ को। ये मैंने कोविड ICU अनंतनाग में बनवाया। मैंने पुलवामा में कोविड हॉस्पिटल के लिए अपनी 25 लाख रुपये दी थी। जो कोविड, जब कोविड का सामना हुआ उस वक्त बड़े अंदेशे थे कि शायद फैल सकता है और पहला काम हमारा होगा हेल्थ केयर को मुस्तकम करने का, ये वहाँ लगाए। और मिला के मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर, जबकि लगाना था हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर, तो मेरा फोकस रहा एक हेल्थ केयर पर। हेल्थ केयर की बात आ गई, देखिए यहाँ के लिए मैंने प्रपोजल बनाया लेप्रोस्कोप का। मैंने कहा यहाँ पर CRM मुझे कहा गया, मैंने कई बार मैं अस्पताल आया इस कोविड के, आपको ये मालूम होगा जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे कई बार मैं आया, वहाँ मैंने उनको असेस किया, उनके लिए प्रपोजल्स बनाई। एक मेरा ये अभी हाल ही में मैंने कहा कि यहाँ पर एक आप लगाइए, ये तो लेप्रोस्कोप तो मैंने कहा था। फिर डायलिसिस की बात की, डायलिसिस कराइए। और फिर ये CRM की बात इन्होंने की, जब मैं मिला इनसे तो मैंने उसके लिए एक प्रपोज किया। तो इसके अलावा देखिए मेरे पास जब मेरी नोटिस में आया कि पुल पार जो है हमारा इकबाल कॉलोनी है, पुल पार में पानी के पीने के पानी की कमी है, तो मैंने वहाँ पर जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने अपने फंड से पैसे दे दिए। मैंने जब यहाँ बागंदर की बात आ गई, किस साल की बात आपका? इसी साल, गुज़श्ता साल। तो जब मेरे पास फिर ये बात आ गई कि, और फिर मेरा अपना ये था एक मेरा प्रपोजल था कि पांपोर में एक कम्युनिटी सेंटर हो, क्योंकि पांपोर एक बढ़ता हुआ कस्बा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें जो उनकी अपनी होती तकारीब होती हैं, उसके लिए एक जगह चाहिए। तो मैंने यहाँ आइडेंटिफाई करवाया सरकार से ज़मीन बागंदर में, डी साहब से गया, तहसीलदार साहब आ गए, उनके में हमरा चला गया। और उससे बढ़कर मैंने पांपोर के लिए पहले दिन से ये कोशिश की, पांपोर को, क्योंकि हमें जब पांपोर में परेशानियाँ रहती है, जब भी बारिश होती है 2 या 3 दिन, श्रीनगर के बाद मैंने गवर्नर साहब को भी कहा, LG साहब को भी कहा, चीफ सेक्रेटरी को कहा, ये पांपोर में सबसे ज़्यादा जो इस पर सैलाब की जद में सैलाब का खतरा यहाँ लाक रहता है, ये अंदेशे दूर होने चाहिए। तो मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमण जी, उनसे मिला,
मिला और मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जहलम तवी फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो आपका है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, पामपोर को शामिल कीजिए। उस बारे में मैंने कागजात जो विदाई वो कर लिए, और आप अब मंशोर में भी है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ताकि एक दायमी एक तौर पर ये इस मसले का हल हो। पूरा ज्वाइनरी मिल के नीचे जो आपका है खानका बाग से नीचे वाला इलाका है, वहाँ से लेकर लतरबल तक मैं मुलाकात हुआ यहाँ के जो भी मौज़िन हैं उनसे, और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा एक मसला है जिन पर हमें फोकस करनी होगी, हमारी जो तवज्जो होगी। उसके अलावा मैंने कहा कि सैफरान की आप बात की, और जो भी छोटे बड़े हमारे यहाँ पर कम्युनिटी के लिए मामले आ गए मेरे नोटिस में मैंने दिए, और मिल मिला के मैंने जनाब 3.5 करोड़ रुपये खर्चे। ये सिर्फ पापोर टाउन की बात नहीं है, मैं सारे असेंबली की बात अब देखिए, मैंने तकरीबन 50 इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाए सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अनसा कॉन्स्टिट्यूंसी 50 के करीब मैंने इलेक्ट्रिक सब्सिडी की। ये दूसरा फोकस था मेरा। तीसरा है, मैंने इसी इलाके में तकरीबन पीने के पानी के लिए जो बोरवेल्स हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं, मशीन ट्यूबवेल्स है, वो मैंने तकरीबन यहाँ भी 20-25 के करीब दिए होंगे, और सारे ज़िले में सारे जो हमारा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने वहाँ पर 50 से ज़्यादा किए होंगे। मेरा एक एक पैसा सर्फ हुआ की सेक्टर्स पर, हेल्थ केयर पर, स्पोर्ट्स पर। स्पोर्ट्स के लिए मैंने, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पास ही लदू है, यहाँ पर मैंने एक CR सिस्टम दिया, डिजिटल एक्सचेंज। अब देखिए कितने लोगों को वहाँ उसका फ़ायदा है, लेकिन ये नज़रों से ओझल होते। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं, जिसको हम सब जिला अस्पताल अभी पामपोर का कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा रश रहता है कंपेयर टू SMHS? मैं बहुत ज़्यादा रश, लेकिन सुनने में ये भी आता है कि ये सब जिला अस्पताल हम जबान से कहते हैं, लेकिन कागजाती तौर पर अभी ये सब जिला है नहीं, इसलिए अपग्रेड हो नहीं रहा। मैं आपकी बहुत देखिए जनाब, मैं जो हमारी सारी मैंने हर एक दिशा मीटिंग में की, और दिशा मीटिंग में मैंने रिव्यू किया। मैंने कि 5 की 5 दिशा मीटिंग देखी पुलवामा में, क्योंकि हमारी एक मीटिंग होती है दिशा मीटिंग हम कहते हैं। हम देखते हैं कि क्या जो हमारी CS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उन पर कैसे अमल हो रहा है, और मैंने कोई भी मिस नहीं की। हर बार जो यहाँ के हॉस्पिटल का ये मसला हुआ, दरअसल क्या है कि सियासी वजूहात की बिना पर पामपोर, शांगस, त्राल इनको डिजिग्नेट किया गया, बोर्ड पर लिखा गया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये सिर्फ पामपोर की बात नहीं है, ये शांगस अस्पताल की बात भी है। पामपोर फिर भी बेटर पोजीशन में है। ये त्राल की बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए बात ये है कि पहली बात ये है कि एतबारियत बन गई है हेल्थ केयर सिस्टम पर। मतलब साहब, पहले ये इतना एतबार हुआ नहीं करता था पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर, लोग जाते नहीं थे। हमेशा लोग 10 में से 6 लोग प्राइवेट मॉलेज जो होते हैं उनका रुख करते थे, उनकी क्लिनिक का रुख करते। लेकिन अब ये बात हुई कि 25 लाख हमारा आउट पेशेंट है हमारे सारे साउथ कश्मीर में, और रोज़ एक साल का 25 लाख। तो यहाँ पर मैं पुलवामा, क्योंकि कोविड की वजह से और उस वजह से तकरीबन हर अस्पताल में मैंने देखा कि अब हमारा ये पामपोर अस्पताल सब जिला कब बनेगा? देखिए ये अभी भी कागजात में दरअसल असल में ये देखिए लिगेसी इशूज़ हैं। ये इशूज़ पहले के इशूज़ हैं। जब आवाम से बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो हम आवाम करते तो एक मफरूज़ आवाम की आवाम की मफरूज़ात हैं उसमें कि ये देखिए जो ये सवाल दरअसल उनके लिए है जो 15 साल तक यहाँ के उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये उनके इशूज़ थे। अब मेरे पास जो है वो एज MP, जबकि मुझे जिम्मेदारी थी 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, और पामपोर की भी थी। जाहिर सी बात है मेरा इसीलिए पामपोर अस्पताल आना जाना ज़्यादा रहा, देखना है कि क्या है इसमें क्या चल रहा है। और बड़ी खुशी हुई कि आवाम का एतमाद है, और जो डॉक्टर साहिबान वहाँ पर है जो भी उनके लिए मुमकिन है वो मुमकिन कर रही हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा एक जो सारी स्टेट का साहब मामला है वो है हेल्थ केयर में मैन पावर क्राइसिस का। आजकल हमारा डिफिसिट है 60% मैन पावर। बिल्कुल देखिए, और यहाँ की बात नहीं। अब देखिए निहामा अस्पताल जाइए, डॉक्टर ही नहीं है। बड़ी अच्छी रतनपुरा अस्पताल जाए, डॉक्टर ही नहीं है, लेकिन अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। और दिन भर मेरा इसी में सर्फ होता है कि तकरीबन एक डॉक्टर की वही है ना, सरकारें बिल्डिंगें बना देती हैं, लेकिन है ना जो हमने इनहेरिट किए हैं इशूज़। देखिए ये ओवर द टाइम। दूसरी बात रही, दूसरा एक तरीका रहा इस गवर्नमेंट इंतजामिया का, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो ये रहा कि हमारे पास असामियाँ हैं लेकिन पूर्ण नहीं की जा रही हैं। देखिए डॉक्टरों की असामियाँ हमारे पास हैं तो पूर्ण नहीं की जा रही है। क्या NC हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आते ही इन असामी को पूर्ण करेगी? फ़ौरन जी, फ़ौरन। देखिए हमारे पास, मुझे लगता है कि हमारा बैकलॉग इस वक्त जो हमारा अवेलेबल है, ये रफली मैं आइडिया देता हूँ आपको। पहले सबसे बड़ा मसला हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में हमें फ़ौरन ही
मैंने कई बार गवर्नर साहब से मिला, एलजी साहब से मिला, और मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि दरअसल तकरीबन आप इतना कीजिए कि हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, एनेस्थीसिया में है, या आप देखिए कोई और जो भी है लैब टेक्नोलॉजी में, जो इस वक्त गाँव में पढ़े हैं और डिप्लोमा करके, तकरीबन उनको किसी तरीके से आप एब्जॉर्ब कीजिए। चलिए आप उनको टेम्पोरली लेकिन एब्जॉर्ब कीजिए, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम में मैन पावर क्राइसिस है। तो सवाल मैं कहता हूँ कि मैंने देख रहा हूँ अनंतनाग में हॉस्पिटल में भी, कुलगाम में भी, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहिबान जो इस वक्त मौजूद हैं कि इनकी हिम्मत है कैसे ये आउट पेशेंट डील करते हैं, जो रोज़ाना 24 घंटे पुलवामा में 1500 का आउट पेशेंट होता है, तो कैसे करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर का जो हमारा बड़ी एतबारत पांपोर अस्पताल की भी बढ़ गई। तो जनाब ये हमारे इशूज़ हैं जो हमने इनहेरिट किए हुए हैं ओवर द ईयर्स। कौन कौन सी कमियाँ आपको अभी पांपोर इलाके में, कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करेंगे, दिखती हैं जिनको आप अपग्रेड कर सकते हैं? देखिए बात ये है कि एक तकरीबन जो हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, तकरीबन अगर हम लोग वक्त यहाँ ना बैठे, लेकिन मुझे लगता है हफ्ते में 3 दिन उनको यहाँ क़याम करना चाहिए, यहाँ उनका ऑफिस होना चाहिए, वो कैंप ऑफिस से ही वहाँ कैंप ऑफिस यहाँ, क्योंकि उनको और भी उनके फ़राइज़ हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन के हवाले से कहाँ से जाना पड़ता है। तो यह जब तक यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के हवाले से जब जहाँ तक आपको वो जो अथॉरिटी है जिसके तफवीज़ किया गया काम जब वो अवेलेबल ना हो, एक्सेसिबिलिटी काम है, वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है। मेरा ये अपना देखिए, आपको लगता है जो डीसी ऑफिस अवंतीपोरा में है, जो कि डिलिमिटेशन के बाद वो त्राल के साथ मुंसलिक हो गया? नहीं, त्राल का अलग से, त्राल का अलग से, त्राल का अवंतीपोरा में दूसरा ऑफिस है, क्योंकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी त्राल की ही बनी है। क्या एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एडीसी ऑफिस होने चाहिए? नहीं, अगर मैं कहता हूँ अगर यहाँ क्रिएट ना हो तो फिर एक बात कीजिएगा, उनका यहाँ पर रखिए, कम से कम ये शुरुआत कीजिए कि उनके 3 दिन क्या यहाँ रखिए यहाँ पर, और वो कर सकते हैं, और ये होता है, ये अदालतों में भी होता है। और यहाँ की इस कोर्ट का अपग्रेड करने का मैंने पहले ही प्रपोजल बनाया था, एक फैसिलिटेशन सेंटर का मैंने अपने MP लैड से बनाया था प्रपोजल। अभी न हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला होता है, हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी होती है, परमिशन को यूज़ करना होता है। तो एक फैसिलिटेशन सेंटर हो और इसको अपग्रेड किया जाए। हम एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर बना सकते हैं, ताकि यहाँ के जो सारे जो इलाका है उस इलाके को एक राहत हो जिन्हें जाना पड़ता है। पांपोर के लोग सभी से नाराज़ हैं इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, क्योंकि एडीसी ऑफिस पांपोर में नहीं, मिनी सेक्रेटरीट पांपोर में नहीं, वही एम्स पांपोर में नहीं, एम्स की अलग बात है, ये तो हमारे से पहले की बात। जो भी देखिए बात ये मैंने कहा, जैसे सब डिवीजन की अगर बात करें तो अवंतीपोरा में मुदस्सिर साहब ये जो आप सब सवालात कर रहे हैं, जायज़ सवालात आपके हैं, अच्छा, लेकिन देखिए ये मैं फिर कहूँगा कि मैं अब की बार असेंबली के से मैं ताउन चाहता हूँ, तायीद चाहता हूँ। ये पहली बार है जो ये सारे सवाल दरअसल उनके लिए हैं जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहाँ कमियाँ रह गई, कितनी रही, ये तो बैकलॉग है जो ओवर द ईयर्स बिल्डअप हुआ है। और मेरा काम होगा इंशाल्लाह ये बैकअप क्लियर करने का, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट जो है यहाँ लोगों का, ये मुस्तकम होना चाहिए। तो जो बाकी मामला उसी के साथ मुंसलिक है। देखिए मैं सबसे बड़ा मेरा एक है कि एक अच्छा खासा कम्युनिटी सेंटर हो, जो यहाँ के आवाम की जो इनकी जो अभी सहूलियात हैं उनके लिए एक सहूलियत को मैसर हो। SDH ट्रूली उसमें सही मायनों में SDH हो, जो उसका एक लेवल है जो स्टाफ का, वो लेवल उस तक अपग्रेड हो जाए, ताकि हम सही मायनों में इसको कहें कि SDH और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो फिर यहाँ की फैसिलिटी में चाहता हूँ। एक यहाँ पर सबसे बड़ी आज दिक्कत हुई, आप जानते हैं कि डायबिटीज़ आम है, और डायबिटीज़ का सीधा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ वास्ता है। और आप देखिए जो देखिए ये एपिडेमिक हो गया है। देखिए इसने हमारे कॉलेज पर हमला किया है, स्कूलों पर हमला किया। तो हमें पहली बात यह है कि हमारा यहाँ पर जो डायलिसिस का है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को डील करने के लिए, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इनको देखिए 3 बार इसको डायलिसिस करना हो हफ्ते में, तो कैसे अफोर्ड कर पाएगा। ये मेरी पहले से पार्लियामेंट में भी बात रही, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट जो स्पेंडिंग है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए मैं महदूद नहीं रहा यहाँ तक। अब जानते हैं कि हमारे क्या मामला थे, क़यादत सारी आप जानते हैं नज़रबंद थी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले करना, सुप्रीम कोर्ट की भी वही जिम्मेदारी थी, फिर डिनोमिनेशन की भी मेरी जिम्मेदारी थी, फिर पार्लियामेंट में हाज़िरी की भी जिम्मेदारी थी। आप जानते हैं जो रिपोर्ट आपके पास आ गई 85% मेरी रही, सबसे ज़्यादा रही। और मुल्क में अक्सर जो हमारे MP थे उनसे ज़्यादा रही। डिबेट उसमें पार्टिसिपेशन की, सवालात की। देखिए जैसे मैंने ये कहा, ये कहते हैं कि बिजली में बैकलॉग है, वो पैसा मौजूद है। मैंने कहा कि पैसा किसके पास है, या तो सिक्योरिटी जो ऑफिस हैं उनके पास, हमारा हज़ारों करोड़ रुपया जो है उनके पास है। तो बहरहाल बात तो बिजली की बात आ गई। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पांपोर का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे भी ग्रिड्स वगैरह के लिए ज़मीन दी गई थी। तो पांपोर के ये लोग कहते थे कि उस वक्त हमसे वादे किए गए थे कि बिजली फ़ीस में आपको मराद दी जाएगी,
लेकिन अगर पिछले साल की बात करें, पिछले एक साल से, तो ट्रिपल फोल्ड जो इंक्रीज़ हुआ है बिजली इलेक्ट्रिसिटी हाइक यहाँ पे हुआ है। हालांकि पांपोर पूरे की अगर बात हम करें, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, उस हवाले से क्या इकदाम रहेंगे आप? एक तो हमने कहा कि हमारा ये कोशिश रहेगी कि एक 24 घंटे बिजली फराहम हो। ठीक है, हमारा 32 से 15 मेगावाट हम बिजली पैदा करते हैं। तो अब एक और देखिए, एक और तकलीफ़ क्या है अफसरशाही की। अफसरों ने हमारे जो वसाइल है, हमारी जो बिजली है जो पैदा हो रही है, उस बिजली को पहले ही उन्होंने कुछ जो कि उन्हें करना नहीं चाहते, ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, ये छोड़नी चाहिए एक नुमाइंदा हुकूमत पर। उन्होंने पहले ही उनके साथ सौदा किया, कहीं राजस्थान के साथ, कहीं और स्टेट के साथ, वो अलग बात है। तो दूसरा हमारा ये है कि हम चाहेंगे कि हमारे जो बिजली प्रोजेक्ट्स हैं, जो जैसे सलाह वो क्यों वापस, ये नहीं सिर्फ मुतालबा है, ये बल्कि ये कानून है। ये तो देखिए, ये तो एक एग्रीमेंट हमारा है, बूट बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। हमारा उनके साथ जो बात हो, हमारे वसाइल नहीं थे कि हम कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो बड़ा पैसा लगता है इनिशियल कॉस्ट, उसमें रनिंग कॉस्ट कम होता है लेकिन इनिशियल कॉस्ट बड़ा लगता है। तो हमने BOT था, बिल्ड ऑपरेट एंड ओन एंड ट्रांसफ़र, ये हमारा था। तो उनके वो मियाद ख़त्म हो गई। तो हमारा पहले रहेगा, ये एक मौक़िफ़ रहेगा कि हमें आप वो प्रोजेक्ट्स वापस कीजिए जो आप 20 साल से चला रहे हो और नफ़ा कमा रहे हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, देखिए जो हमें वाटर ट्रीटी है, इंडो पाक वाटर ट्रीटी, तो ये जो है उस वाटर ट्रीटी की हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो बाकी स्टेटस को नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है, इसी तरह हमारे मंशूर में भी दर्ज है, और हमने ये पहले बहस भी उनके साथ की है। देखिए, ये वजह है कि हम ऐसे नहीं कहते हम वादे करेंगे, हम कहते हैं कि देखिए, ये जो आपने वाटर ट्रीटी है आपकी, इसके से हम डिसेबल्ड हैं, हम अपने रिसोर्स एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर कदगन लगी है, पाबंदी लगी है उस ट्रीटी के तहत। हम अपने जो पानी के वसाइल हैं, बिजली पैदा करने के वसाइल हैं, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम पर कदगन है तो आपको ये कंपनसेट करना होगा। हम आपको लगता है बरसर इक़्तिदार आने के बाद आप जो कदगन हटा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, वही तो काम है ना। ये बात ये इससे पहले भी बात हुई थी, हम पावर प्रोजेक्ट्स वापस लेके आएंगे, लेकिन कोई नहीं ला पाया। नहीं, देखिए, पहले ये था कि हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम ये बिजली एक्सप्लॉइट करते, हमारा जो पावर जनरेट करने का जो हमारा पोटेंशियल है एक्सप्लॉइट, हमारे पास वसाइल नहीं थे। तो उस वक्त उन्होंने की बात देखी, क्योंकि वो पैसे कहाँ से आते जिससे वो बन जाते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। लेकिन अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो रुकावटें हैं वो मिट गई हैं, और हमारा इस पर बिल्कुल हमारा अज़्म है, मुस्तकम हम इस पर है कि हम ये लाएंगे और हम कहेंगे कि हमें बेनिफिट दे दीजिए। जो हमारा कोटा में हमें मिलता है वापस नॉर्दर्न ग्रिड से, उसमें हमें चाहिए कि उसमें इजाफा हो, क्योंकि जो हमारी ये वाटर ट्रीटी में डिसेबिलिटी है। इसके अलावा हम क्या हमारा ये होगा कि सोलर एनर्जी, देखिए हमारा सोलर, आप जानते हैं कि ऑल्टरनेट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़। हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी कोई अच्छा चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं जो हमें करना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ अभी देखिए, जो चिनाब वैली है उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया गया, उत्तराखंड में ये किया गया। मैंने मुतनबा किया सरकार को बार बार कि वो ऐसा, देखिए ज़मीनें खसक रही हैं वहाँ, जो टनल्स हमने बनाई हैं कहीं कहीं, वो टनल की आप जब आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं तो वो वाटर सीप इन करता है, वो पहाड़ों के अंदर जाता है, और पहाड़ वो तो नेचर का नहीं, तो नुकसान, फिर ज़मीनें कमज़ोर हो जाती, फिर बस्तियाँ लुढ़क जाती हैं। तो जहाँ वो भी हमारा सबसे बड़ा अच्छा रहेगा यहाँ का जो सोर्स है, वो ये रहेगा कि हम एक्सप्लॉइट करें सोलर एनर्जी को, और हम उसमें सब्सिडी। अभी देखिए 65 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात है, ये अच्छा, ये देखिए ये अचीवेबल है। अगर हम 65% अभी सब्सिडी मिल जाती है, सब्सिडाइज्ड है, अगर रूफ टॉप एनर्जी का हम करें सोलर का, इसको हमें और अपने वसाइल से भी और देनी होगी। तो ये मामले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान जो हमारा खाका है, हमने पूरा इसमें देखा। अच्छा, आपका होम टाउन है, जी, अपना इलाका है, जी, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें खासकर खरेव की, जी, वहाँ पे जो माइनिंग होती थी सदियों से, जी, कानकनी होती थी, जी, तो हज़ारों जो कुंबे, वोयन, लोदो, खरेव, शार की बात करें, इससे मुंसलिक थे और अपना रोजगार कमा रहे थे। तो इन 5 सालों में वहाँ पे रॉयल्टी नहीं लग रही थी, बंद हो गया, टिपर्स को रात के दौरान काम करना पड़ा, छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई, टिपर सीज हुए। तो उसके लिए आपने 5 सालों में क्या किया? देखिए, मैंने बड़ा रोजगार नहीं, बिल्कुल, और मैं इस पर वाजे हूँ, कोई इबाहम नहीं है, वाजे हूँ कि जब आप पर वहाँ पर अलाउ कर रहे हैं जो बड़े बड़े इदारे ये हैं, जो इंडस्ट्रियल जो वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर तो एक गरीब की रोज़गार पर क्यों मार रही है आप क्यों ये कर रही हैं, बंद कर रही हैं? अगर साथ में ही देखिए खरीव एरिया में
7 के करीब इस वक्त अगर आप चला रहे हैं क्वारीज, या 10 चला रहे हैं क्वारीज, जो कि सीधे सीधे जो भी वहाँ उनके खिलाफ नहीं, हम कोई इंडस्ट्री एक्टिविटी के खिलाफ नहीं, कि उससे रोजगार बनता है। ठीक है, मगर जो गरीब लेकिन जो रोजगार वही मैंने वो दी हुई है। और मैंने कहा कि अगर आप ज़्यादा से रॉयल्टी लेना चाहते हैं, आप कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्टोन अलग है, लेकिन इनका रोज़गार बंद कीजिए। अब देखिए लतपोरा में आपने कोई माइग्रेंट के लिए या कहीं और कोई किसी वजह से कोई बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू की, वहाँ पर क्वारीज बंद हुई, मैं उसके खिलाफ, वो बंद करने के खिलाफ भी हूँ। तो मैंने हमेशा मैं इनके साथ खड़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि रोज़गार ना छीनिए, आप ऐसा कीजिएगा, ये रेस्टोर कीजिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई इश्यूज है, तो फिर आप रिहेबिलिटेट कीजिए। तो क्या हुआ इन 5 सालों में, अगर आपने ये सवाल उठाए डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के साथ, वहाँ भी नहीं, क्यों नहीं कुछ रास्ता कोई निकल पाया? वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए हमारा ये सारे जिनको फैसले लेने थे, जो अथॉरिटीज़ थी जिनको फैसला लेना, कई बार मैंने जो हमारे डायरेक्टर उससे पहले जो अभी उनका तबादला हुआ, उनके साथ मैंने कहा कि मैंने शांति की, कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। इन जो हमारे ये जो इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, बेवसील है, क्यों कर रहे हैं आप बंद? इन्होंने बड़ी हुकूमत उन्होंने बैंक से हासिल की हैं, उस पर ये सूद दे रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर लगता है कि आपका कोई इशू है ये बंद करने का, तो इनकी रिहेबिलिटेशन का काम कीजिए, इनका सूद माफ़ कीजिए, इनको जो इक्विपमेंट लाया हुआ है, जो इन्होंने इसके लिए मशीनरी लगाई हुई है, उसको कैसे कौन करेगा, और उनके लिए रोज़गार कहाँ से आएगा? तो अगर आप साथ ही साथ परमिट कर रहे हैं कुछ को, तो इन पर को क्यों, जो छोटे छोटे इसमें एक्टर्स हैं, तो इनको क्यों आप इनके रोज़गार पर क्यों आप हाथ डाल रहे हैं? तो मेरा इस पर हमेशा रहेगा, मैं इनकी रेस्टोरेशन के लिए काम करूँगा। जो ये सारे जो क्वारीज है यहाँ से लेकर वुयन तक, इनकी रेस्टोरेशन, और जहाँ पर भी हमें ऐसा कहेंगे, ऐसा मौक़िफ़ होगा कि नहीं, ये रेस्टोरेशन में ये हमारी दिक्कत है, कौन से, अगर वो ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा संगीन है, लेकिन इनको कौन देगा जो उन्होंने मशीनरी लाई है, इक्विपमेंट लाया है, और जिनका रोज़गार है, वो रोज़गार कौन देगा? देखिए हमारे नौजवानों, ये तो कौन करेगा तालीम? देखिए ये मामले हमारे क्योंकि और भी मामले हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, रियल रिप्रेजेंटेशन जो इंडस्ट्रियल हाउसेज वहाँ पर है, इस तरह जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाए, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बाज़ाब्ता उससे इलाके की भलाई हो, तो उससे वो ऐसे इदारे कायम करे जिससे इलाके को फ़ायदा हो। इसलिए मैंने गवर्नर साहब से कहा, मैं गवर्नर साहब LG साहब से मिला, डिवीजनल कमिश्नर की चीफ सेक्रेटरी, मैंने कहा कि आम तौर पर इंडस्ट्रियल टाउन्स में जो इंडस्ट्री होती है, वो वहाँ की जो लोगों की यूटिलिटीज़ होती है वही पे करती है। जैसे आप चलो, अब हमने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया, हम पानी बगैर मुआवजे के, बगैर किसी फ़ीस के हम फ्री देंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन ये है कि ये एक मामूल है कि जो भी इंडस्ट्रियल टाउन है, जो भी इंडस्ट्री है, उसकी जिम्मेदारी है एक तरीके से कफालत, एक तरीके जो यूटिलिटीज़ हैं वो पे करेंगे। और मेरी कोशिश की वजह से मैंने जो बारह किया, टाउन हॉल मीटिंग भी की, इनसे भी मिला, हुकाम से मिला, कई एक मरासले भी उनको नोटिस में लाया, कई बार मिल के LG साहब के नोटिस में लाया कि ये मामले हैं। तो इन मामलों में आप शुरुआत हो गई किसी हद तक की यूटिलिटीज़ की पेमेंट वहाँ हो गई शुरू, मुझे लगता है कि फ़ी करेंगे 500 के करीब हो गई जो उनको कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अब बाकी जगहों पर ये उनकी ज़िम्मेदारी इंडस्ट्रियल हब से की कि वो वहाँ का जो भी वहाँ के वसाइल है उनसे वो इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, और उन्हीं की ज़िम्मेदारी है वहाँ का एजुकेशन, वहाँ की प्रोफेशनल एजुकेशन। अब हमारे गाँव में होने चाहिए कई एक पॉलिटेक्निक्स जो स्पॉन्सर्ड होने चाहिए थे जो इंडस्ट्री हब से, तो वो ये सारे मामले जो है, मैंने कहा ना कि आपको, देखिए मेरी ये पहली बार है जब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करूँ। ये अभी पिछली बार भी कर रहे थे। देखिए मेंबर पार्लियामेंट जिम्मेदारियां अलग होती है। देखिए पावर एमपी के पास ज़्यादा होता है, एमएलए के पास नहीं। आज के हालात में किसी के पास नहीं, जबकि अफसरशाही के हवाले सब कुछ किया गया हो। जबकि एक जिम्मेदार हो, अगर मैं MP होता और हमारा एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर यहाँ होता, किसी भी पार्टी से होता, तो मैं इससे 10 गुना ज़्यादा मेरे इख्तियारात होते, उस इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करता। जब एक ऐसा इंतज़ामिया हो जो गैर जवाबदेह हो, अनअकाउंट, जिसका कोई जो आंसरेबल न हो, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसका रोल भी वो कोशिश करते कम से कम करे, सीमित रखें, क्योंकि उनका ये तो एक लार्जर के एजेंडा होता है। तो उसके साथ ताउन न करें, उसको एक्सेस न दें, या उसकी बात पर जो काम करना जिस मौसर तरीके से काम होता, अगर यहाँ पर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो किसी कोई भी होती है। क्या आपको लगता है इलेक्शन जब सामने आते हैं तो जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, मैदान में आते हैं, रोड शोज करते हैं, रैलीज करते हैं, गली गली घूमते हैं, तो जब एक MP हो या MLA हो,
जब ये पावर में होता है, जब इसके पास कुर्सी होती है, तो 5 साल तक ये ऐसे रोड शोज और गली गली या नहीं, वो जाने की सियासत से जरूरत नहीं, वो जाने की जरूरत, देखिए मेरे घर में, देखिए वो जाने की जरूरत होती है क्योंकि हमारी एक्सेस होती है। देखिए हर जब भी मैं यहाँ हूँ, देखिए कि एमपी का एक 3 बार या 4 बार सेशन होता है, तो समझिए साल के 6 महीने तकरीबन इसका सेशन में मौजूद रहना और सेशन के लिए इक़दाम करना। दूसरी बात ये है कि हमारा राब्ता रहा और मेरा ये मामूल है, मेरी एक्सेस रही है। आप किसी से भी पूछिए क्या एक्सेसिबिलिटी है, आप देखेंगे मेरी एक्सेसिबिलिटी 100% होगी किसी और से यहाँ का। लेकिन लोग तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं वो आए नहीं, कोई लोग हमने उनको 5 साल देखा नहीं, कोई काम किया नहीं। देखिए हर एक काम हुआ। देखिए मैंने कहा कि जो यहाँ का हॉस्पिटल है इसके हवाले से और दिशा में उसके हवाले से और लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, जहाँ भी मेरी नोटिस पे कोई मुश्किल आ गई, नोटिस पे प्रॉब्लम आ गई, ये मामला करना। मैंने कहा ना कि ये जहन में मेरे मामले थे, जो मेरे जहन में पहले ही मेरे थे ये मामले। एक तो सैलाब का मामला था, ये पहले दिन से था। एक कम्युनिटी सेंटर का मामला था, मेरे जहन में पहले से ही था। इक़दाम भी किए, ज़मीन भी आइडेंटिफाई कराई और जिसने मुझे अप्रोच किया कि मुझे ये सहूलियत के लिए यहाँ पर एक सब स्टेशन चाहिए बिजली का, यहाँ पर मुझे एक पानी पीने का पानी का चाहिए, एक सुविधा होनी चाहिए, तो वो मैंने कर दी। वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो मैंने 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए, वो किसी कहने पर मैंने किए। लोगों के आप क्या कहना चाहेंगे, जो पापोर इलाके के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल ठप पड़े हैं, इनको आप रिवाइव कर पाएंगे, रोजगार के मौके फराहम कर पाएंगे? पहले तो ये बात है कि ये पापोर ही बात नहीं है। हमने वादा किया अपने मंशूर में, हमने मैनिफेस्टो में हमने कहा कि 1 लाख असामियाँ हम पूर्ण करेंगे। वो तो सरकारी तौर पे नहीं, यहाँ पे कारखानों में भी नहीं, बात ये है ना कि ये हम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो 61,000 के करीब हमारे बार मैंने पार्लियामेंट, आप कहते कि आप क्या, बार मेरा ये मुतालबा रहा, कभी फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके, कभी लेबर मिनिस्टर से मिलके, कभी पार्लियामेंट में उठा के, आप देखिए चेक कीजिए आप हमारे डिबेट कि ये इनका इंतज़ाम कीजिए। ये सड़कों पर रहते हैं निसफ साल अपनी वेजेस के लिए। बार मैंने मिनिमम वेजेस की बात की। मैं ये एश्योर करूँगा, एक तो जो यहाँ के बंद पड़े हैं जो भी इदारे हैं इनको रिवाइव करेंगे, और जहाँ पर जैसे मैंने मुखालफत की, मैंने कहा कि रिवाइव कीजिए जीके सीमेंट्स को। मैंने कहा ये किसी को बेचिए नहीं। सरकार ने मेरा मौक़िफ़ था उसको नज़रअंदाज करते हुए इक़दाम किए कि हम बेच डालेंगे, लेकिन अभी हुआ नहीं जीके सीमेंट्स की बात। क्या आप रोक सकते हैं उसको? मैंने अभी तक रुका हुआ है। रिवाइव करेंगे बिल्कुल, लेकिन जो उसके जो मामला है जो अभी देखिए कि एनवायरनमेंट के हवाले से, क्योंकि ऐसी मशीनें हमें चाहिए जो तकरीबन 0 पोल्यूशन हो। सरकार तो ला सकती है ना? सरकार ला सकती है, क्यों नहीं ला सकती? लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ला सकते, तो सरकार क्यों नहीं ला सकती? नहीं, वही दिक्कत थी, वो थे नहीं, लाए नहीं थे, वो थे नहीं। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है, क्योंकि हम बात ये नहीं कि मैं सिर्फ बात नहीं करता हूँ, मुझे मालूम है नहीं कहाँ पर क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की बात है, वो थे नहीं। तो और वहाँ की जो दिक्कत थी, देखिए अब शायद आपको साफ महसूस होगा जब भी आप जाएंगे, इसी इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है। बहरहाल ये हमारा बिल्कुल एक एश्योरेंस है, ये बिल्कुल हमारा वादा है कि ये जो बंद पड़े हैं जो इंस्टीट्यूशंस इनको रेस्टोर करेंगे। और उतना ही नहीं बल्कि बाकी जो हमारी है, ये हमने कहा कि हमने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से 180 दिन में हम मुकम्मल करेंगे जब ये रिक्रूटमेंट की शुरुआत हो जाएंगी। और हमने ये किया कि हमने कहा कि हर एक जो वालिदैन के पास 3 बच्चे हैं, तीनों बेकार हैं, रोज़ असामियाँ निकलती हैं, उनको वहाँ दरख्वास्त देनी पड़ती है। और उसके साथ भी ये होता है कि आप 1000 का डिमांड ड्राफ्ट साथ रखिए, 500 का डिमांड। एक बार मैं देखा कि जहाँ पर कोई थी नहीं, उनके पास वसाइल थे, उन्होंने कहा मैंने पोस्ट अप्लाई नहीं किया कि फॉर्म के लिए मेरे पास पैसे थे। ये हमने कहा 0, ये कुछ नहीं हुआ, कोई फीस नहीं देनी होगी। ये देखिए हमने जो भी इक़दाम है सारे आवाम दोस्त हैं, आवाम के लिए हैं इक़दाम। हमने कहा कोई फीस नहीं, 180 दिन में रिक्रूटमेंट कंप्लीट और 1 लाख के करीब असामियाँ। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में एनसी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, विद कोलिशन या मेजॉरिटी? देखिए अपने बलबूते पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे उम्मीद है सरकार बना सकती है, लेकिन अभी कोलिशन में है। इन्होंने हमारी जो क़यादत है उन्होंने कोलिशन किए, लेकिन जो भी होगा वो भी अब एक नई तारीख रकम होगी। लेकिन इसके साथ साथ ही डेवलपमेंट ही मामला नहीं है। डेवलपमेंट के साथ देखिए आप मुदस्सिर साहब, आप अगर मेजॉरिटी में आप नहीं आई, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना? वो तो बात ही नहीं, ये तो कह रहे हैं नहीं वो बीजेपी के साथ सरकार बनने वाली, वो तो बात ही नहीं है। देखो ये अभी आप एक सवाल है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। ये तब आ जाएगा जब नतीजे आप सामने आएंगे। आप ये देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने जो है अपने बलबूते 51 सीटें पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये अपने बलबूते पर इनकी अच्छी खासी अक्सरियत होगी।
और यहाँ पर देखिए आज तक जो इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में देखिए आप क्या है, अभी आपने नहीं देखा कैसे बीजेपी ने फिर हिम्मत ही नहीं हुई बीजेपी की वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती। और जब उन्होंने किसी की हिमायत भी की, ऐसी नहीं कि खुफिया तरीके से खास साफ जाहिर तरीके साफ तरीके से हिमायत की। आप देखिए उनका क्या हुआ, उनका हशर क्या हुआ, कहीं जमानतें नहीं बची, कहीं फोरफीट हो गई, हर जगह जमात थी। तो जनाब आवाम का एतमाद इस जमात पर है, जो जमात यहाँ के मंजरनामे पर है 90 साल से, और उन्होंने देखा है कि इस जमात की जो कमिटमेंट से, देखिए यही जमात है जिस जमात ने, फिर मैं उस बात पर आऊँ, ऑटोनॉमस रेजोल्यूशन की असेंबली छोटी बात नहीं होती। असेंबली एक आइनी इदारे से, कानूनी इदारे से रेजोल्यूशन एक पास करें, उसकी अपनी अहमियत होती है बैनुल-अक़वाम में भी और हमारी जो मुल्क की सतह पर भी। तो जनाब मुझे पूरा यकीन है कि जो अभी हमने वादे किए हुए हैं ये सारे वादे इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से, अवाम की दुआओं से तो पूरे होंगे, और हम बिल्कुल भी कोई भी ज़रा भर भी कोताही नहीं होगी कहीं पर। हमने जो वादे किए तो साफ है। देखिए हमने कहा कि हम पहले ही हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमें मालूम है कहाँ डिफिसिट है। हमारे इस वक्त कॉलेज बने हुए हैं लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, हमारी कॉलेज बने हुए हैं लेकिन फैकल्टी नहीं है। अभी देखिए साउथ कश्मीर की बात है, हमने साउथ कश्मीर कैंपस बनाया हुआ है लेकिन सिर्फ 6 मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं और 16 टीचर है टोटल। अब देखिए कहाँ के जब मैं कहूँगा ना अपनी जिम्मेदारी एमपी की, कहाँ ये मामला नहीं उठाया। यहाँ की सरकार के साथ भी, मर्कज़ी सरकार के साथ भी, भाई अगर आपने कैंपस बनाया तो कैंपस को बनाइए, फ़ाल बनाइए, इसको एक हब ऑफ एक्टिविटी बनाइए, एकेडमिक एक्टिविटी बनाइए। देखिए जहाँ भी सारी दिक्कतें थी, एक जैसे आप बार आप कहते हैं और असली जायज़ तौर पर भी कहते हैं, लेकिन एक मेंबर पार्लियामेंट की देखिए, एक तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारियाँ, फिर हमारी पार्टी पर जो परेशानियाँ लगाई, परेशानियाँ का सामना हमें करना पड़ा, कहीं पर नज़रबंदियाँ, फिर ये देखिए हम पर हमला आवर हो गई, हमारे आइन पर हमारे तशक्कुस को मिसमार करने की कोशिश की गई, किया गया और हमसे हुकूक छीने गई। तो वहाँ पर कानूनी जंग भी लड़ना, ये भी मेरी जिम्मेदारी। तो फिर डिलिमिटेशन करना, जो कि हमने बार कहा कि आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल टीम है, आपका कोई हक नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल टीम है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये वो बातें करना, फिर डिलिमिटेशन के पास जाना। तो ये सारी एक मसरूफियात होती है, गुनागो मसरूफियात होती है। और हम अब देखिए तब अगर यहाँ पर एक नुमाइंदा हुकूमत होती और मेंबर असम्बली यहाँ के होते तो क्या आपका ये सवाल मेरी तरफ नहीं होते, ये किन्हीं की तरफ होते, उस एमएलए की तरफ होते। इसी तरह आप ये जहन में रख लीजिए और आवाम भी जहन में रख लीजिए, मेरे पास 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जिम्मेदारी है, 16 कॉन्स्टिट्यूंसी मसाइल, सब अनंतनाग हो, बाकी सारे जो भी वहाँ के मसाइल, साउथ कैंपस का मसला, त्राल की डिग्री कॉलेज का मसला, तो और वहाँ क्या नाम है, मैंने त्राल डिग्री कॉलेज के लिए अपने फंड से बस एक दिलवाई। मैंने देखा कि वहाँ बेटे हमारी पढ़ रही हैं, अच्छी खासी तादाद है हमारी, जो हमारी बच्चियाँ हैं वहाँ पढ़ रही हैं, एक बस फराम की। मैंने सेब ज़ेबा आपा के लिए, ज़ेबा आपा हमारा बिजबिहार है, उसके लिए एक बस दी, उनके लिए जो जिस्मानी तौर जो ना या जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए। तो ये कहाँ मैंने तकरीबन 10 लगाए होंगे अपने डिजिटल एक्सरीज, एक जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भी हर जगह मुस्तकम किया। आप देखिए ये सारे इलाके में, सारे दिशा में हर जगह, जाहिर सी बात है अगर यहाँ के जो होते तो आपकी उनकी तरफ ही सवालात होते। अब लोगों की तवक्कात है, लोगों को मालूम है पांपोर से हैं तो ये पांपोर का भी खास सकें, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने पांपोर से ही इंतखाब और पांपोर का ही मैं हूँ। देखिए मेरा घर है, मैं जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी मेरा घर है पांपोर का ही, और ये पांपोर से ही मैं हूँ। और पांपोर के साथ मेरी कमिटमेंट्स है, और पांपोर समझिए इसकी शान रफ्ता ज़ैफ़रान की, और इसको एक अच्छा एक हब बनाना, इंडस्ट्रियल हब, ये तो मेरा ड्रीम है। तो ये जाहिर सी बात है ये सारी बातें, और ये हमेशा के लिए खतरा दूर हो, और पांपोर भी तरक्की करता हुआ एक टाउन हो जो कि सारी दुनिया में मशहूर है, और खास हमारा ज़ैफ़रान जो बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो वो उसका अपना मुकाम मिले हो। क्या वो जो आता है मैं इस मैनिफेस्टो में रखा कि नहीं, हम इतना ही नहीं कि इसको रिवाइव कैसे करें, पहले हम ये जानने की कोशिश करें क्यों होगा। क्योंकि मेरी दानिश में मैंने कई बार ये मामला उठाया, इसका जब तक ये मैकेनिकल डिवीजन न हो एग्रीकल्चर का, या मैकेनिकल के हवाले नहीं किया गया, क्योंकि आपने बनाए, आपने ये वेल्स बनाए लेकिन स्प्रिंकल वो तो बना ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई मैकेनिकल है ही नहीं। और वो भी केयर टेकर जो थे उनको वेजेस नहीं, उनके वेजेस के लिए मैं लड़ता रहा, भाई उनकी जो फैसिलिटी वो दीजिए। तो जनाब इतनी मसाइल, इतने तो जाहिर सी बात है जो मेंबर से तवक्कात है मेंबर पार्लियामेंट से, लेकिन ये जो सारे बाकी जो आप जो जिनकी मैंने आपसे बात की, तो ये सारे जो मामले हैं, इन मामलों से तो
उसको उतनी जितना तवज्जो होना चाहिए वो नहीं होता था। अब तो इंशाल्लाह जो उम्मीद है जो चलिए, उम्मीद है रिप्रेजेंट करेंगे तो। लेकिन जो यहाँ के जो डिसएम्पावर्ड है, यहाँ के माइंड्स जो हैं, जो हमारी प्रेशर्स बन पड़े हैं, इनकी रिवाइव के लिए मैं काम करूँगा, रेस्टोरेशन के लिए काम करूँगा, और जहाँ दिक्कतें होंगी वहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए बात करूँगा। मैं रिहेबिलिटेशन की बात करूँगा। आप ये नहीं कर सकते कारखाना बंद करेंगे, फिर क्या होगा? जिस तरह बेरोजगारी बढ़ेगी। जिस तरह मैं जेके सीमेंट्स के लिए मैंने काम की कि ये इनका अडेप्टेशन हो जाए, सरकार में इनको ऑब्जर्व कीजिए। तब तक आप तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अपने पे कुछ मुख्तलिफ वाक़ों में, हैंडीक्राफ्ट्स में हैं, कुछ जॉलजी माइनिंग में, हर जगह वो काम अपना कर रहे हैं, और उनका जो माना जो उनका तनख्वाह, उनको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन हर एक, और जेके में भी किसी हद तक हुआ, लेकिन ये है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, बड़ा बैकलॉग है जनाब। तो हमें ये 10 साल की जो हमें अफसरशाही मिली, इस अफसरशाही ने हमारे मसाइल का अंबार खड़ा कर दिया, जो कि हम इंशाल्लाह आपकी दुआ से और जो आपके हमारे देखने वाले हैं उनके ताउन से इंशाल्लाह सारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो मसाइल आपने गिनवाए, हमने भी कुछ मसाइल गिनवाए। ख़ासकर यहाँ पे जो बड़े बड़े कारखाने पूरी वादी में मशहूर थे वो ठप पड़े हैं, तो इनका ये कहना है कि उनको भी रिवाइव कराएंगे, और जो कान कनी है माइनिंग का वगैरह, जो रेत का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। हम इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि अब पापोर से असेंबली इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, और इनका ये मानना है कि एनसी की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो इलाके की जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो इनके वादे हैं वो किस हद तक ये पूरे कर पाएंगे, और इलाके पापोर के जो मसाइल हैं वो किस हद तक दूर हो सकते हैं। अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।